हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे पढ़ रहे थे धारिता चैप्टर के न्यूमेरिकल, जो आपका कुमार मित्तल की बुक का 4th नंबर चैप्टर है। और 4th नंबर चैप्टर में आप सभी धारिता पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेते हुए सभी लोग लिखेंगे माँ सरस्वती की जय। इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल चालू करेंगे। तो सर्वप्रथम सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे, जिससे आपको क्या मिले, उनकी आप पर कृपा बनी रहे और आपके बहुत अच्छे नंबर आए और आपको समझ में भी अच्छे से आए। तो टाइप कीजिए कमेंट्स में माँ सरस्वती की जय। और इसी के बाद चालू करते हैं 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है, एक समांतर वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से मिलकर बना हुआ है। अर्थात 60 सेंटीमीटर और इंटू 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट के क्षेत्रफल की बात करें तो प्लेट का क्षेत्रफल जो आएगा, प्लेट का क्षेत्रफल ए इक्वल वो आपका आएगा कितना, 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर और इंटू 40 सेंटीमीटर, इनका अगर आपस में गुणा करें तो 6 को 24 तो आ जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि आप मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है कितने का गुणा करते हैं, 10 की घात -4 का गुणा करते हैं। सेंटीमीटर में 10 की घात -2 का, और सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की घात -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 की घात -4, इतने आ जाएगा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब ए बराबर आ जाएगा 24 गुणा 10 की घात -4 और 2 जीरो का मतलब 10 की घात +2, तो -4 में +2 कम हो जाएगा तो बचेगा -2, इतने मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके बाद बात करें तो कह रहा है कि 4 मिलीमीटर चादरों के बीच की जो दूरी है वो कह रहा है 4 मिलीमीटर है। तो इनके प्लेटों के बीच की या चादरों के बीच की जो दूरी स्मॉल डी है वो क्या दे रहा है, 2 मिलीमीटर दे रहा है, 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर। तो 4 मिलीमीटर को जब मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में इसका आंसर आएगा 4 गुणा 10 की घात -2, इतने मीटर हो जाएगा। सॉरी, मिलीमीटर को मीटर बदलते हैं तो 10 की घात -3 का गुणा करते हैं। इसके बाद बच्चों कह रहा है कि इनके बीच 60 सेंटीमीटर और गुणा 40 सेंटीमीटर इंटू 2 मिलीमीटर नाप की विद्युतरोधी प्लेट रखी। मतलब जितना इनका साइज है इसके बीच उतनी ही मोटी एक प्लेट रख दी गई, और जिसका परावैद्युतांक क्या है, तो आपको केवल परावैद्युतांक की ज़रूरत है। तो लिखेंगे जिसका परावैद्युतांक जो दे रहा है के इक्वल वो दे रहा है आपको 7। आपसे कह रहा है कि संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित करना है। तो जो विभवांतर दे रहा है वो दे रहा है आपको 200 वोल्ट, विभवांतर V इक्वल दे रहा है 200 वोल्ट। आपसे कह रहा है कि आवेशित करने के लिए कितने कूलाम की आवेश की आवश्यकता होगी। तो आवेश पूछ रहा है, तो आवेश का फार्मूला लगाएंगे। आवेश Q बराबर होता है C इंटू V, और C बराबर जब परावैद्युतांक दिया हो तो क्या होता है, KA/D, KA/0/D, और इंटू में क्या है V। वैल्यू पुट करेंगे, K की जगह बच्चों रखेंगे 7, A की वैल्यू रखेंगे, A दे रहा है 24 गुणा 10 की घात -2, ε0 का मान रखेंगे 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के कितना दे रहा है, होता है -12, और अपॉन डी का मान दे रहा है 4 गुणा 10 की घात -3 इंटू V आपको दे रहा है 200, तो ये हो जाएगा 200। 4 से इसको काट देंगे, 4 छंग 24। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे, जब आपस में सॉल्व करेंगे इनको आप, तो क्या आएगा, 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 पना 35, 35 की आ जाएंगे 5, हासिल लगा 3, 7 अट्ठे 56, और 56 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 59, 59, 59 आ जाएगा। हासिल कितने, 5 लगे, 7 अट्ठे 56, और 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 2 अंक बाद बच्चों दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब देखो ये 2 जीरो से -2 जीरो का मतलब 10 की घात +2, और ये -2 कैंसिल हो गया। आपका बचा ये 6 और ये बचा 2, तो 6 दूनी कितने हो गए, 12, और गुणा 10 की घात ये दे रहा था कितना, -12, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएंगे। इसके बाद जब आप लिखेंगे तो देखो 12 के इसमें गुणा करेंगे, 12 पंचे आएगा 60, 60 की हो जाएगी 0, 12 नवैया 108, 108 में 6 जोड़ेंगे 114, 114 की 4 हासिल लगा 11, 12 एकम 11, 12 और 12 में 11 जोड़ेंगे तो आएगा 23, हासिल लगा 2, 12 छंग 72 और 72 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 74।
कितने अंक बाद बच्चों दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा, -12 में 3 जाएंगे तो बचेगा -9। -12 था, -12 में 3 कम कर दिए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये दे रहा है 1 2 3 अंक इधर दशमलव आ जाओ, तो 3 अंक इधर आएंगे तो 0.743 गुणा 10 की घात 3 अंक इस तरफ आए हैं, तो जब इस तरफ बढ़ते हैं तो आपको बता चुके हैं किस में आते हैं, प्लस में घातें होती हैं। 3 अंक इस तरफ आए तो 9 में प्लस के 3 जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 0.743 इंटू 10 की पावर -6, इतने क्या आ जाएगा, कूलाम। इतने क्या हो गया, कूलाम हो गया। आपको पता है कि 10 की पावर 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलाम। तो 10 की पावर -6 कूलाम अगर हम हटा दें तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलाम। तो इतने माइक्रो कूलाम इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपके आंसर उत्तर में क्या दे रहा है, 0.74, इसको भी हटा दिया गया है, 3 को भी बस। ये आपकी बुक का आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ए का जो मान आपको दे रहा है क्षेत्रफल, ए बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह दे रहा है। और आपसे कह रहा है इनके बीच की दूरी दे रहा है कितनी, 5 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको पता है मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितने का गुणा करते हैं, 10 की घात -4 का, क्योंकि सेंटीमीटर में 10 की घात -2 का और -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, इतने मीटर स्क्वायर होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए का जो मान आएगा वो आएगा 10 की पावर -4 में, ये 100 का मतलब 2 कब हो जाएगा, तो -2, इतने मीटर स्क्वायर या इतने वर्ग मीटर। इसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच की जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है 5 सेंटीमीटर है, 5 मिलीमीटर है। तो जो प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल डी बराबर वो दे रहा है 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में जब बदलते हैं तो कितने का गुणा करते हैं, 10 की पावर -5 का गुणा करते हैं, सॉरी -3 का गुणा करते हैं, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। इसके बाद कह रहा है प्लेटों के बीच एक बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो विभवांतर आपको दे रहा है 300 वोल्ट, V बराबर दे रहा है 300 वोल्ट, इतना विभवांतर स्थापित कर दिया गया। बैटरी हटा लेने पर, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट जिसका परावैद्युतांक दे रहा है 2.6, परावैद्युतांक दे रहा है आपको K बराबर 2.6 से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए प्लेटों पर नया विभवांतर। तो इसको रखने के बाद निकालना है नया विभवांतर। तो जब निकालेंगे नया विभवांतर आप, नया विभवांतर V डैश, और V डैश बराबर आपको पढ़ा चुके हैं V अपॉन क्या होता है, K, प्रारंभिक विभवांतर अपॉन परावैद्युतांक। तो V डैश का मान आएगा, V का मान आपको दे रहा है इसमें 300 और नीचे रखेंगे परावैद्युतांक 2.6, दशमलव काटेंगे, ऊपर क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। ऊपर जब 0 बढ़ गया अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, जब 26 का भाग देंगे तो V डैश बराबर 2 से डिवाइड किया, 15 दूनी 30, 2 0 बटे नीचे 13, 13 का भाग देना है 1500 में, एक बार जाएगा, बचेंगे 2 0, फिर एक बार जाएगा, बचेंगे 7 70, 13 पचे 65, बचेंगे 5 दशमलव लगाएंगे, लेकिन आपका आंसर जो आ रहा है वो 115 वोल्ट आ रहा है। तो यही आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया पहला। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर में आपसे पूछ रहा है, ये फर्स्ट नंबर में पूछ रहा था, सेकेंड में पूछ रहा है, कह रहा है कि संधारित्र की प्रारंभिक तथा अंतिम धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की पहली धारिता निकालेंगे, सेकेंड, संधारित्र की पहली धारिता, पहली धारिता मतलब जब एबोनाइट की छड़ नहीं रखी गई, माध्यम कैसा था, निर्वात या वायु, तो होता है C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D के।
सी नॉट बराबर ए का मान रखेंगे और ए का मान आपको दे रहा है 10 की पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और स्मॉल डी आपको दे रहा है 5 गुणा 10 की घात -3। 5 गुणा 10 की घात -3। 5 से काटेंगे इसको पूरे को तो आएगा 5 एकम 5, दशमलव लगाया दशमलव, 3 इसमें हासिल बचे 38 हो गया, 5 सतह 35, 3 इसको दिए 5 सतह 35। सी नॉट आएगा 1.77 इंटू 10 की पावर 12 और ये दो जो जुड़ जाएंगे 14 और ये ऊपर जाएगा माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा तो -14 और प्लस के 3 घट जाएंगे तो क्या आएगा 1.77 या 1.77 गुणा 10 की घात -11 और मात्रक आपको पता है क्या होता है इसका, फैरड होता है धारिता का। इसका मात्रक हो गया फैरड और इतना आ गया इसकी क्या आ गई, ये आ गई जब माध्यम एबोनाइट की छड़ प्लेटों के बीच नहीं रखी गई उस स्थिति में इसकी धारिता आ गई। अब कह रहा है यदि एबोनाइट की छड़ रख दिया जाए तो क्या रखने पर, एबोनाइट की छड़ रख देने के पश्चात धारिता, एबोनाइट की छड़ रख देने के पश्चात धारिता C बराबर क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट के। तो निकालेंगे यहाँ पे C बराबर इंटू के एप्सिलॉन नॉट। तो C इक्वल के का मान रखेंगे तो 2.6 इंटू 10 की एप्सिलॉन C नॉट होता है। C नॉट और C नॉट का मान दे रहा है 1.77 इंटू 10 की पावर -11। अब 26 का तो टेबल आपको आती नहीं होती संभवतः, तो क्या करेंगे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1.3, 13 दूनी 26 हो जाएगा गुणा 1.77 1.77 गुणा 10 की घात -11। गुणा करेंगे पहले 13 का 13 सत्ते 91 की 1, 13 सत्ते 91 और 9 हो जाएंगे कितने 100, 100 की 0 हासिल लगा 10, 13 एकम 13 और 10 हो जाएंगे 23। 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव गुणा 2 गुणा 10 की घात -11। सी की वैल्यू निकालेंगे 2 एकम 2 या 23 दूनी 46, 2 एकम 2, 2 का 0 में 0, 2 3 6, 2 दूनी 4, इतने गुणा 10 की घात -11। क्या करेंगे, आंसर आपका यही आ गया। लेकिन किताब में 4.6 इंटू 10 की पावर -11 दे रहा है तो आप उतना ही लिख लेना, उतने क्या होगा फैरड। क्लियर। अब इसके बाद ये तो हो गया। अब कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आवेश का आपको कह रहा था प्लेटों का प्रारंभिक तथा अंतिम पृष्ठ घनत्व ज्ञात करना है। क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं। दूसरी चीज़ ये याद रखना, जब प्लेटों को आवेशित करने के बाद बैटरी को हटा लेते हैं तो उसका आवेश भी नहीं बदलता। मतलब पृष्ठ घनत्व जब बैटरी लगी थी तब भी उतना होगा और जब बैटरी हटा ली जाएगी तब भी उतना होगा। तो थर्ड में निकालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व जो होता है वो आपको पढ़ाया गया था सेकेंड लेक्चर में, गॉस की प्रमेय पढ़ा रहे थे। तो छोटा सिग्मा बराबर होता है Q/A। एकांक आवेश में उपवितरित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो Q का मान निकालेंगे। Q का मान तो कहीं दे नहीं रहा और Q बराबर क्या होता है C/V। तो C0 इंटू V0 अपॉन A आपको दे रहा है 10 की पावर -2, ये दे रहा है। ठीक है। V0 मतलब जितनी पहले थी V, पहले वाला V, बाद में V' था। C0 का मान रखेंगे और C0 का मान आया था 1.77 इंटू 10 की पावर -11 और V का जो मान था वो कितना था, V बराबर था 300 वोल्ट। तो ये 300 रख दिया और अपॉन 10 की पावर -2। 3 का गुणा करेंगे 30 21, देखो 30 21 की 1, 30 21 2 हो जाएंगे कितने 23, 3 एकम 3 और 2 हो जाएगा 5, 2 अंक के बाद दशमलव गुणा 10 की घात -2 ऊपर जाएगा +2, तो -11 में एक तो ये प्लस के 2, ये दोनों 0, ये भी 2 बना देंगे तो आएगा 5.31 इंटू 10 की पावर -11 में 4 गए तो बचेगा 7। आवेश का मात्रक कूलाम
और नीचे है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। 5.31 इंटू 10⁻⁷ कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 22 कंप्लीट। नोट कीजिए। तीस नंबर देखो कह रहा है कि यदि प्रश्न 22 में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तो कह रहा है विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो तीन प्रश्न दिए गए थे 22 नंबर में, क्षेत्रफल दे रहा था आपको, बाकी चीज़ें दी रही थी, और पहले भी वो दे रहा था जब बैटरी से जोड़ा तो 300 वोल्ट था, तो बाद में भी वो कह रहा था कितना हो जाएगा जब बोनाइट की छड़ रख देंगे। तो इसमें क्या होगा, जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो चाहे बोनाइट की छड़ रखे या कुछ भी परावर्तक रख गए, जो बैटरी के सिरों का विभवांतर था, मतलब 300 वोल्ट जो बैटरी ने प्रदान किया था उतना ही रहेगा। तो 23 नंबर का जो पहला आंसर हो गया वो कितना हो गया, 300 वोल्ट। क्लियर। बी डैश का मान मतलब विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद कह रहा है धारिता, तो धारिता जब उसके बीच एबोनाइट की छड़ रखेंगे तो क्या आपको पता थी, धारिता तो उसी हिसाब से निकल आएगी। क्या हो जाएगी, आपने निकाला था 4.6 इंटू 10⁻⁻11, तो वही आएगी जो प्रश्न संख्या 22 में आई थी। फिर कह रहा है इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो अब आवेश का पृष्ठ घनत्व चेंज होगा क्योंकि बैटरी लगी हुई है तो विभवांतर नहीं चेंज हो रहा है। तो देखो अब निकालेंगे आवेश के पृष्ठ घनत्व 23 नंबर के थर्ड का। फर्स्ट और सेकंड तो बता दिया, वही रहेगा आपका जो उसमें था। सेकंड में निकालेंगे आवेश का पहली प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। पहली प्लेट पर जब हम निकालेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पहली प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा 1 बराबर Q1 अपॉन ए या Q अपॉन ए। तो Q कितना आया था जब पहले निकाला था, तो था C0 इंटू वी अपॉन ए के, और C0 कितना था, C0 आपको पता था कि कितना आया था पहले 12 नंबर प्रश्न में C0 का मान, तो C0 का मान आया था 1.77 इंटू 10⁻⁻11। V का मान था 300 और A का मान था 10⁻⁻2, और इसको जब सॉल्व किया था तो निकाला था उसमें क्या आया था 5.31 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम स्क्वायर, ये तो उसमें भी निकाला था, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि जब क्या लगा दिया जाता है, परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तब। थर्ड नंबर, थर्ड का ही सेकेंड, परावैद्युत, अब बैटरी जुड़ी हुई है ये बात याद रखना, परावैद्युत पदार्थ रखने पर सिग्मा 2 निकालेंगे। तो परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता कितनी थी सी, वी तो चेंज होगा नहीं क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी इतना भी विभवांतर दे रहा था वही होगा इंटू ए। क्लियर। अब चाहें तो आप ये कर सकते हैं, सी की जगह क्या लिख सकते हैं, KC0 वी अपॉन ए, के का मान 2.6 और C0 वी अपॉन ए, C0 वी अपॉन ए आपका निकला था 5.31 इंटू 10⁻⁻7। तो छोटा सिग्मा नॉट, इसका आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने का सिंपल तरीका बताया था कि 2.6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 1.3 13 दूनी 26 गुणा 5.31 इंटू 10⁻⁻7। सॉल्व करेंगे, 13 गुणा करेंगे, 13 एकम 13 की 3 हासिल लगा 1, 13 3 39 और 1 40, 13 पचे 65, 65 और 4 जो होंगे वो हो जाएंगे 69, 2 1 3 अंक बाद दशमलव गुणा 2 गुणा 10 की घात -7। तो सिग्मा छोटा सिग्मा 2 आएगा, दुत्याई 6 0 दुनई 18 दो छंक 12 और 1 13, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव गुणा 10 की घात -7। क्या करें, एक अंक और दशमलव इस तरफ ले आए, तो एक अंक और इस तरफ आएंगे तो आएगा 1.38 इंटू 10 की पावर। जब इस तरफ आते हैं घातें प्लस की होती तो एक प्लस ही करेंगे, तो माइनस के 7 था तो माइनस के 6 बचेगा। इतने कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर प्रश्न का आंसर हो गया। नोट कीजिए। देखिए 25 नंबर में कह रहा है दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 40 माइक्रोफैरड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है, इनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इधर लिखेंगे माना
धारिताएं क्रमशः C1 व C2 है। माना धारिताएं क्रमशः जो हैं क्रमशः C1 व C2 है। ये हो गई इनकी धारिताएं C1 व C2 हो गई। अब कह रहा है कि श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में तो की तुल्य धारिता, समांतर क्रम की तुल्य धारिता। समांतर क्रम का फार्मूला पता है कि C बराबर होता है C1 प्लस C2 और ये बराबर कितने के दे रहा है, C का मान दे रहा है इसमें 24, तो ये हो जाएगा बराबर 24 माइक्रोफैरड। C1 प्लस जो C2 हो गया वो बराबर हो गया 24 माइक्रोफैरड के। समीकरण फर्स्ट। श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता दे रहा है, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता जब इनको श्रेणी में जोड़ा जाता है तो तब तुल्य धारिता दे रहा है 6। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C1 1/C2 बराबर 1/C, मतलब परिणामी धारिता, और परिणामी कितनी दे रहा है, 6 दे रहा है। इसको देखो सॉल्व करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, क्या आएगा C1 C2, C2 का 1 में गुणा होगा C2 आएगा और C1 का 1 में गुणा होगा C1 आएगा, बराबर कितने के, बराबर हो जाएगा 1/6 के, 1/6। अब C1 प्लस C2 का आपको मान दे रहा है, C1 प्लस C2 का कितना दे रहा है 24, तो यहाँ रख देंगे 24 और ये C1 C2 बराबर 1/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 का 1 में गुणा करेंगे C1 C2 आएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 की 4 और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, 144 आ गया। किसका मान, C1 C2 का। आपको इनकी अलग अलग धारिताएं निकालनी है। C1 माइनस C2 अगर पता होता तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। वैद्युत चालन वाले चैप्टर में इस टाइप का बताया भी था, ये होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4C1 C2। इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करें तो फार्मूला बनेगा C1 स्क्वायर माइनस C2 प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2, जो इसके बराबर होगा। तो C1 माइनस C2 का जो स्क्वायर होगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 की जगह रखेंगे 24, तो ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर और माइनस होगा कितना के 4C1 C2, तो माइनस 4C1 C2 और C1 C2 की जगह रखेंगे 144 के। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576 ये भी आ गए। अब इनको क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे तो जो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर आएगा वो इनको आपस में घटा देंगे तो 0 आएगा। तो इनका जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तब भी वो कितना होगा, 0 के, मतलब C1 माइनस C2 का मान भी कितने के होगा, 0 के। और समीकरण हो गया 2। समीकरण फर्स्ट ये था C1 प्लस C2 बराबर 24। समीकरण 2 आया C1 माइनस C2 बराबर 0 के। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़िए। एक दे रहा है आपको C1 प्लस C2 बराबर 24 के, 2 दे रहा है C1 माइनस C2 बराबर 0 के। जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ये दोनों बचेगा क्या, 2C1 बराबर 24 में 0 जोड़ेंगे 24 बचेगा। तो C1 बराबर आएगा, C1 का जो मान आएगा वो आएगा 24/2 के, 2 से काटेंगे तो C1 बराबर आ गया 12 दूनी 24, 12 माइक्रोफैरड C1 का मान आ गया। C1 का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, C2 का मान आ जाएगा। तो C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या कर रहे हैं, C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे C1 का मान तो आप पाएंगे क्या कि आपको क्या मिलेगा, C1 की जगह पे हम लोग रख रहे हैं कितना, 12, तो 12 प्लस C2 बराबर 24 के, तो 12 प्लस C2 बराबर 24 के। तो C2 बराबर आएगा 24 माइनस 12 के,
तो 24 में जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 माइक्रोफैरड। और 12 माइक्रोफैरड जो हो गया इस प्रश्न का की सेकेंड धारिता हो गई। तो मतलब पहली धारिता भी आई 12 माइक्रोफैरड और दूसरी भी आई 12 माइक्रोफैरड। यही इसके क्या है, आंसर है, नोट कीजिए। देखिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदल रही है। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त की जा सकती है। तो कम से कम के लिए हम क्या करें, कम से कम धारिता ले लें C1 और C2 का मान, और उसके बाद क्या करें, उसको किस में जोड़ दें, श्रेणी में। श्रेणी में कम से कम आती है धारिता, 1/, होता है अपॉन का मतलब उल्टा, मतलब कम होगी। तो क्या करेंगे, कम से कम धारिता के लिए, कम से कम धारिता प्राप्त करने के लिए, धारिता प्राप्त करने के लिए कब प्राप्त होगी, C1 बराबर भी दे लेंगे 10 माइक्रोफैरड, क्योंकि 10 से 500 तक जा रही थी, तो 10 माइक्रोफैरड, और C2 भी कितना लेंगे, 10 माइक्रोफैरड को किस में जोड़ देंगे, को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे परिणामी धारिता के लिए। तो परिणामी धारिता क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1, और C1 की जगह दे रहा है 10, प्लस 1/C2, C2 भी दे रहा है कितना, 10। कितना लेंगे, 2/10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/C बराबर आया 1/5 के। इससे जब आप C का मान निकालेंगे तो C का 1 में गुणा करेंगे C, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 माइक्रोफैरड। तो ये आ गई कम से कम परिणामी धारिता। और अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए, अधिक से अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए, धारिता प्राप्त करने के लिए, तो अधिक से अधिक कह रहा है, तो अधिक से अधिक C1 का मान लियो। अधिक से अधिक कितने तक कह रहा है प्रश्न में, 500 तक लिया जाता है, तो 500 माइक्रोफैरड C1, और C2 भी कितना हो जाएगा, 500 माइक्रोफैरड को हम किस में जोड़ देंगे, को समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता निकालेंगे तो क्या आएगा, तब C बराबर जो आएगा वो आएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 मतलब 500 प्लस 500 कितना आ जाएगा, 1000 माइक्रोफैरड। ये हो गया इसका आंसर। कितने तक जाएगा, 1000 माइक्रोफैरड तक, नोट कीजिए। देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र है। तो संधारित्र की धारिता दे रहा है 100 माइक्रोफैरड। धारिता कितनी दे रहा है, धारिता जो दे रहा है C बराबर दे रहा है 100 माइक्रोफैरड के, ये दे रहा है धारिता। और कह रहा है संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो वोल्टता जो दे रहा है, विभव जो दे रहा है या विभवांतर जो दे रहा है, V बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है 400 वोल्ट, इतने तक आवेशित किया जाता है। कह रहा है इनके प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दे तो नया विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दे तब नया विभवांतर आपसे पूछ रहा है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो देखो C बराबर जो विभवांतर होता है, विभवांतर का जो मान होता है वो कितना होता है, विभवांतर V बराबर होता है Q/C के, और Q/C का मान होता है A/0/D। तो यहाँ अपॉन जब D करेंगे तो ये D ऊपर चला जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा QD/A/0। और इसका मान आपको कितना दे रहा है, 400 वोल्ट। कह रहा है यदि बीच की दूरी को आधी कर दे, यदि प्लेटों के बीच की दूरी जो हो जाए वो कितनी हो जाए, आधी, मतलब D/2 कर दे,
तब नया विभवांतर, तब विभवांतर वी डैश, वी डैश बराबर क्या होगा, लगाएंगे Q अपॉन डी, डी की जगह बटे 2 कर देंगे तो 2 नीचे लिख लो, डी बटे 2 और ए एप्सिलॉन नॉट, और इतने का मान आपको दे रहा है कितना है 400, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 400, 2 से काटेंगे तो वी डैश का मान आएगा 200 वोल्ट। ये हो गया नया विभवांतर। इसके बाद कह रहा है जब इसका नया विभवांतर, अब इसके बाद पूछ रहा है, कह रहा है अब ऊर्जा में पूछ रहा है कमी क्या होगी, तो ऊर्जा में निकालते हैं कमी कितनी होगी। देखो जब प्लेटों के बीच की दूरी को हम आधी करते हैं तो धारिता कितनी हो जाएगी, प्लेटों के बीच की दूरी बराबर D/2, तब धारिता जो आएगी C डैश बराबर, वो आपको पता है कि क्या होगी, धारिता बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी की जगह D/2 रखेंगे, ये ऊपर जाएगा, और ये अगर मान देखें तो ये 100 माइक्रोफैरड था, तो वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी का मान था, ये दे रहा था 100 माइक्रोफैरड, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो C डैश बराबर आएगा 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो C डैश बराबर आएगा 2 इंटू, और ये किसका कितने का मान क्या दे रहा है 100, तो ये आ जाएगा C डैश बराबर 200, और वो भी क्या माइक्रोफैरड के। तो इसका जो अब आ गया, जो इसकी धारिता हो गई वो कितनी हो गई 200 माइक्रोफैरड। आपसे पूछ रहा है, कह रहा है ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं तो निकालेंगे ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे तो पहले ऊर्जा माइनस बाद में ऊर्जा, ऊर्जा का फार्मूला 1/2 CV स्क्वायर, और ये 1/2 C डैश V डैश स्क्वायर, 1/2 कॉमन मिल गया, C की जगह वैल्यू रखेंगे 100, और माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻6, V का स्क्वायर, और V पहले कितना था 400, 400 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400 गुणा 400, 1/2 बाहर हो चुका है, C डैश की जगह दे रहा है 200, 200 गुणा 10 की घात माइनस की कितना हो जाएगा 6, क्योंकि माइक्रोफैरड में ये भी है तो फैरड में बदल दिया, और V डैश का स्क्वायर, V डैश कितना था 200, स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख दीजिए, 200 गुणा 200। अब देखो 2 0 ये 2 0 ये 4 4 2 6, तो प्लस के 6 घाते 0 बना देंगे, और माइनस के 6 ये था कैंसिल हो गया, ऐसे इसमें 2 2 4 2 6 ये कैंसिल हो गया, 1/2, 4 चौको 16, और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 में 8 जाएंगे कितना बचेगा 8 बचेगा, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 4 जूल की का परिवर्तन होगा पहले से अब में, पहले अधिक थी अब 4 जूल की क्या होगी कमी आ जाएगी। तो ये आ गया इसका आंसर, नोट कीजिए। देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, प्रत्येक की जो धारिता दे रहा है वो कितनी दे रहा है 4 माइक्रोफैरड दे रहा है। तो धारिता जो संधारित्र की धारिता C1 है वो भी है 4 माइक्रोफैरड, C2 जो है वो भी है 4 माइक्रोफैरड, और C3 जो है वो भी है 4 माइक्रोफैरड, यह दे रहा है। इसके बाद कह रहा है आपसे कि एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। अब इनको कह रहा है जोड़ा किस प्रकार, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। मतलब इनको चित्र द्वारा आपको पहले तो ये बताना है कि इनको कैसे कैसे जोड़े कि धारिता कितनी क्या हो जाए 6 माइक्रोफैरड हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करें, चेक करते हैं, 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ के चेक करते हैं, रफली वर्क करना, जब आपका आंसर आ जाए तब उसको फेयर में करना है। तो पहले हम C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जोड़ने पर तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब आप तुल्य धारिता देखेंगे तो क्या प्राप्त होगी,
श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो ये c डैश मान लीजिए, 1/c डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। तो 1/c डैश बराबर कितना आएगा 2/4। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आया। 1/c डैश बराबर आया 1/2। c डैश का 1 में गुणा करेंगे, c डैश का जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, c डैश का 1 में करेंगे c डैश और बराबर 2 का 1 में करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद इस वाले को क्या करो, श्रेणी में समांतर में जोड़ दो। तो c डैश के साथ देखो ये 4 है, ये 2 है, तो समांतर का फार्मूला आपको पता है, c बराबर c1 प्लस c2 होता है और 4 2 6 हो जाएगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आंसर हमारा 6 मिल रहा है। कैसे, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो c डैश के साथ c3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर निकालेंगे क्या, तुल्यधारिता। जोड़ने पर तुल्यधारिता। तो इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो आपकी धारिता कितनी आएगी, फार्मूला क्या होता है, c बराबर c1 प्लस c2 तो c डैश प्लस c3। तो c बराबर c डैश आपको कितना दे रहा है 2 माइक्रोफैरड और c3 कितना दे रहा है आपको, c3 दे रहा है 4। तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 माइक्रोफैरड। तो जो परिणामी धारिता जितनी हमें निकालनी थी वो आ गई। तो आपसे इससे सिद्ध हो गया कि आंसर हमारा कैसे आ रहा है कि पहले दो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और दूसरे को समांतर क्रम में उनके साथ जोड़ दिया जाए। तो चित्र कैसे बनाएंगे, 2 को श्रेणी क्रम में, 2 को तो हमने c1 और c2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और तीसरे को इनके साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया। इनका जो रिजल्ट आया है तो इन दोनों के साथ इसको समांतर क्रम में, ऐसे 2 पॉइंट ले लो। इसका भी मान 4 माइक्रोफैरड, इसका भी मान 4 माइक्रोफैरड, इसका भी 4 माइक्रोफैरड। अगर ये पहले श्रेणी में जोड़ने के बाद उसके समांतर में जोड़ने के बाद ना आता तो फिर कैसे चेक करते, इनको पहले समांतर में जोड़ते फिर उसके साथ श्रेणी में जोड़ते, तब देखते आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नोट कीजिए ये वाला। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में कह रहा है 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो अब की जो संधारित्र दे रहा है उनकी धारिता कितनी दे रहा है, 3 माइक्रोफैरड। तो धारिता C1 बराबर 3 माइक्रोफैरड, धारिता C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड और जो धारिता C3 दे रहा है, C3 वो भी दे रहा है 3 माइक्रोफैरड, यह दे रहा है। आपसे कह क्या रहा है कि इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि क्या हो जाए, ये इनकी जो तुल्य धारिता हो जाए वो कितनी हो जाए, 2 माइक्रोफैरड हो जाए। तो पहले वही सेम लगाते हैं जैसे भी पिछला वाला लगाया था। कैसे, 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो चेक कर रहे हैं, रफ में करेंगे फिर उसके बाद फेयर में करना हमेशा। तो C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या होगी, 1/c डैश बराबर 1/c1, C1 दे रहा है 3 और 1/c2 तो ये भी 3, 2/3 हो गया। तो इसका उल्टा करेंगे c डैश, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा 3/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1.5। अब इसके साथ इसको समांतर में जोड़ेंगे तो आ रहा है 4.5। इसका मतलब श्रेणी क्रम में तो जोड़ने से बनने वाला नहीं रहा, श्रेणी क्रम में जोड़ने से तो बन नहीं रहा। तो अब इनको हम किस में जोड़ें, समांतर क्रम में। पहले दो को हम किस में जोड़ के चेक करेंगे, समांतर क्रम में। C1 और C2 को समांतर में जोड़ने पर, या लिख लेना समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। C1 आपको दे रहा है 3 और C2 दे रहा है 3, तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ समांतर में जोड़ेंगे तो C डैश के साथ C3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो
अब नहीं सॉरी श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि समांतर में जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो जब श्रेणी क्रम में आप जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1, c1 की जगह c डैश और c डैश का मान दे रहा है 6, और 1/c2, c2 की जगह पे c3 जिसका मान है 3। एलसीएम लेंगे इनका कितना आएगा 6, 6 से 6 में डिवाइड करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा किया 1 आया, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, तो 1/c बराबर आएगा 3/6। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/c बराबर 1/2। यहाँ से c का मान निकालेंगे, c एकम c का 1 में गुणा करेंगे c और 2 का 1 में करेंगे 2 माइक्रोफैरड। तो इसकी जो तुल्य धारिता आई, जो परिणामी धारिता आई, वो कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ गया। अब आपसे कह क्या रहा है, तो अब इसका संचित्र वर्णन करना है, चित्र बनाना है। तो चित्र बनाएंगे तो पहले दो को किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में होगा ये, और फिर इनके साथ जो C3 है वो श्रेणी क्रम में है ऐसे, और ये बन जाएगा आपका फिगर। ये दोनों दिख रहे हैं आपको समांतर क्रम में, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी धारिता 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड। क्लियर। और इस प्रकार आपका ये आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए। देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता आपको ज्ञात करना है, ए और बी के। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के जब फिगर वाले प्रश्न हो, जिन जिन पॉइंट्स को कह, जैसे ए कह रहा है तो इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। यहाँ से हमने मान लिया वैद्युत धारा प्रवाहित हुई, वैसे इसमें आवेश होता है लेकिन हम धारा मान लो, और धारा यहाँ से जब जाएगी तो 2 भागों में बांट गई, इधर चली गई, इधर चली गई। आपको जाना कहाँ तक है, बी तक, इसके बाद कहीं नहीं जाना है। अगर बी पहुँच गई तो वो इधर उधर नहीं जाएगी। यहाँ से धारा अलग चली और इसमें आके यहाँ रुक गई, और यहाँ से धारा अलग गई, यहाँ से ये होते हुए ऐसे आई। इन दोनों में सेम है, धारिता में श्रेणी में क्या होता है, आवेश समान होता है, तो इनमें दोनों में आवेश समान, तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। और जबकि इसमें और इनका जो परिणामी आएगा उनमें अलग अलग, क्योंकि इधर एक अलग आ रही है और इधर की अलग रास्ता है, तो इनका परिणामी और ये किस में हो जाएंगे, समांतर में। समझ रहे हैं ना, यहाँ से आवेश भेजा तो ये दोनों में सेम होगा, एक ही मार्ग से जा रहे हैं, और यहाँ से अलग आएगा, इधर यहाँ पे 2 भागों में बटा, इधर सेम हो गया, इधर अलग हो गया। समझ रहे हैं ना, इन दोनों में सेम, तो इन दोनों में सेम, तो ये किस में है, श्रेणी क्रम में। तो ये 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस c2, इसको c डैश मान लो, और c1 कितना दे रहा है 3, और c2 कितना दे रहा है 1/6। इनको आगे पीछे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो क्या करेंगे, 1/c डैश, एलसीएम लेंगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 दूनी 6, 6 से 6 को डिवाइड करेंगे एक बार, तो 1/c डैश जो आएगा वो आएगा 2 1 3/6। 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/c डैश बराबर 1/2। c डैश का 1 में गुणा करेंगे, c डैश 2 का 1 में करेंगे 2 माइक्रोफैरड। ये तो आ गया c डैश इन दोनों का। इन दोनों के साथ ये किस में है, समांतर क्रम में, तो लगाएंगे अतः लिखेंगे c डैश व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः इनकी निकालेंगे तुल्य धारिता, अतः परिपथ की तुल्य धारिता, अतः बिंदु ए व बी के बीच, बी के बीच तुल्य धारिता, इनके बीच आप जब निकालेंगे तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता का फार्मूला क्या लगाएंगे, C बराबर होता है समांतर क्रम का C1 प्लस C2, C1 की जगह C डैश और C डैश का मान था 2, और प्लस C2, C2 भी कितना दे रहा है, या C जो दे रहा है C3 वो भी दे रहा है 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइक्रोफैरड। और यह हो गया इस प्रश्न का आंसर। इस प्रकार 30 नंबर प्रश्न तक आप लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा।
लगातार बने रहें, लगातार देखते रहें और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। ऐसा ना करें गैप दे के पढ़ाई करें, क्योंकि आप सभी को पता है सफल वही व्यक्ति होता है जो ज़्यादा भले ना वर्क करे या ज़्यादा ना पढ़े, लेकिन वो निरंतर पढ़ता रहे। तो आप सभी भी निरंतर पढ़ाई करते रहें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जोश और उत्साह के साथ इसी प्रकार पढ़ाई करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।